डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो लेक्चर में डिफरेंशियल इक्वेशंस में हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या होता है, और फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट को हम सॉल्व कैसे करते हैं उस पर थोड़ा सा डिस्कशन किया गया कि कैसे हम ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन के हेल्प से कैसे हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करते हैं, फिर उसके सलूशन में पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट करते हैं, उस पर थोड़ा सा आज डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो हम लेट अस स्टार्ट रूल्स फॉर फाइंडिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल। लेट अस कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन डी टू द पावर n प्लस a1 डी टू द पावर n माइनस वन प्लस a2 डी टू द पावर n माइनस टू प्लस डॉट डॉट प्लस an माइनस वन इंटू डी प्लस an y इज इक्वल टू क्यू एक्स। हम लोगों ने एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स कंसीडर किया और कहा कि इस डी टू द पावर n प्लस a1 डी टू द पावर n माइनस वन प्लस a2 डी टू द पावर n माइनस टू प्लस डॉट डॉट प्लस an माइनस वन इंटू डी प्लस an को आपको पहले ही बताया जा चुका है, जिसको निक नेम दें, शॉर्ट में लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं एफ डी। तो क्या एफ डी वाई इज इक्वल टू हो गया क्यू एक्स। अब अगर दिया गया प्रॉब्लम इस फॉर्म में है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट में है, मतलब एफ डी वाई इक्वल्स क्यू एक्स के फॉर्म में है, तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए हम लोग लिखते हैं 1/f(d) ऑपरेटेड ऑन क्यू एक्स, इस तरीके से लिखते हैं। अब क्यू एक्स क्या होगा, क्यू एक्स फंक्शन ऑफ एक्स है, तो फंक्शन ऑफ एक्स में क्यू एक्स की जगह क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, एक एक करके हम लोग इसको धीरे धीरे स्टडी करेंगे। पहला केस लेते हैं, यदि क्यू एक्स इक्वल्स ई टू द पावर ए एक्स हो जाए। क्लियर? अगर क्यू एक्स इक्वल्स ई टू द पावर ए एक्स हो जाएगा तो उस कंडीशन में, या क्यू एक्स की जगह ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी हो जाए तो उस कंडीशन में पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए कि अगर हम डी ऑफ ई टू द पावर ए एक्स लेते हैं, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में ऑलरेडी आपको ये चीज़ बताई जा चुकी है, बट डी ई टू द पावर ए एक्स का मतलब हुआ कि ई टू द पावर ए एक्स को एक बार यक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। डी डिफरेंशियल ऑपरेटर है और डी मीन्स हम अच्छी तरीके से समझते हैं कि डी बाई डी एक्स है, तो डी बाई डी एक्स आप ई टू द पावर ए एक्स हो जाएगा, ए इंटू ई टू द पावर ए एक्स हो जाएगा। ओके, ऐसे ही ई टू द पावर ए एक्स को जब एक्स के रिस्पेक्ट में दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वह आएगा ए स्क्वायर इंटू ई टू द पावर ए एक्स हो जाएगा। अगर इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू करें तो ऐसे ई टू द पावर ए एक्स का थर्ड डेरिवेटिव लेंगे तो ए टू द पावर 3 इंटू ई टू द पावर ए एक्स आ जाएगा। ई टू द पावर ए एक्स का अगर हम nth डेरिवेटिव लेते हैं तो यह आ जाएगा ए टू द पावर n इंटू ई टू द पावर ए एक्स आ जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि अगर ये बात समझ में आ रही है कि डी टू दी पावर n अगर ई टू दी पावर ए एक्स पर ऑपरेट करेगा तो ए टू दी पावर n इंटू ई टू दी पावर ए एक्स होगा, तो इसका मतलब डी टू दी पावर n माइनस वन जब ई टू दी पावर ए एक्स पर ऑपरेट करेगा तो क्या होगा, ए टू दी पावर n माइनस वन इंटू ई टू दी पावर ए एक्स होगा। अगर डी टू दी पावर n माइनस टू ई टू दी पावर ए एक्स पर ऑपरेट कर रहा है तो क्या होगा, तो वो हो जाएगा ए टू दी पावर n माइनस टू इंटू ई टू दी पावर ए एक्स। तो अगर हम इन वैल्यूज को यहाँ पर रखें इनकी जगह पर, तो डी टू दी पावर n ई टू दी पावर एक्स पर ऑपरेट किया तो आया ए टू दी पावर n इंटू ई टू दी पावर एक्स, प्लस है तो प्लस लिख दिया। अब ए वन इंटू डी टू दी पावर n माइनस वन ई टू दी पावर एक्स पर ऑपरेट किया तो हो गया ए टू दी पावर n माइनस वन इंटू ई टू दी पावर एक्स। ऐसे ही डी टू दी पावर n माइनस टू ई टू दी पावर एक्स पर ऑपरेट किया तो हो जाएगा ए टू दी पावर n माइनस टू ई टू दी पावर एक्स, ए एन इंटू ई टू दी पावर एक्स को लिख दिया, ए एन इंटू ई टू दी पावर ए एक्स लिख दिया। अब देखेंगे ई टू दी पावर एक्स ई टू दी पावर एक्स ई टू दी पावर एक्स सब में कॉमन बन जा रहा है, तो बचेगा क्या, ए टू दी पावर एन प्लस ए वन इंटू ए टू दी पावर एन माइनस वन प्लस ए टू इंटू ए टू दी पावर एन माइनस टू प्लस डॉट डॉट प्लस ए एन।
अगर हम डी टू दी पावर एन प्लस ए वन डी टू दी पावर एन माइनस वन प्लस ए टू डी टू दी पावर एन माइनस टू प्लस डॉट डॉट प्लस ए एन को निक नेम में एफ डी लिख सकते हैं, तो सेम वैसा ही लग रहा है कि डी की जगह ए आ चुका है, डी टू दी पावर एन माइनस वन की जगह ए टू दी पावर एन माइनस वन हो गया है, डी टू दी पावर एन माइनस टू की जगह ए टू दी पावर एन माइनस टू, तो सेम उसी के जैसा हो गया है। तो अगर इसको निक नेम में एफ डी लिखते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, निक नेम दें, शार्ट में लिखें तो इसको हम एफ ए लिख सकते हैं। तो कुल मिला के हो जाएगा एफ ए इंटू ई टू दी पावर ए एक्स। ओके, तो ये हो जाएगा। तो कुल मिला के ये हो गया आपका एफ डी इंटू ई टू दी पावर ए एक्स, और ये हो गया आपका एफ ए इंटू ई टू दी पावर ए एक्स हो गया। ओके, अब इतना हो गया। कहा अब इसमें एक काम करते हैं, कहा ऑपरेटिंग ऑन बोथ साइड्स बाई वन अपान एफ डी, तो इसके दोनों साइड में वन अपान एफ डी से जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा वन अपान एफ डी इंटू ई टू दी पावर एक्स, और इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वन अपान एफ डी इंटू एफ ए इंटू ई टू दी पावर एक्स हो गया। अब आप देखिए इस एफ डी से एफ डी तो कैंसिल हो गया, बचा क्या, ई टू दी पावर ए एक्स। चूँकि वन अपान एफ डी ऑपरेटर है और एफ ए उस ऑपरेटर के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, तो इसे हम बाहर ले लिए तो हो जाएगा वन अपान एफ ए इंटू वन अपान एफ डी एफ ए इंटू वन अपान एफ डी इंटू ई टू दी पावर ए एक्स हो जाएगा। अब सिंप्लीफाई करेंगे, इसको इधर ले आएँ और ये देखें तो बचेगा क्या यहाँ पर, वन अपान एफ डी इंटू ई टू दी पावर ए एक्स, ये हो गया। और एफ ए को लेफ्ट में ले जाएंगे और लेफ्ट को राइट में लिखेंगे तो हो जाएगा वन अपान एफ ए इंटू ई टू दी पावर ए एक्स। इसका मतलब वन अपान एफ डी जब ई टू दी पावर ए एक्स पर ऑपरेट करेगा तो रिजल्ट क्या आ रहा है, वन अपान एफ ए इंटू ई टू दी पावर ए एक्स। लेकिन यह रिजल्ट उसी कंडीशन में वैलिड होगा जब एफ ए जीरो ना हो। तो वन अपान एफ डी जब ई टू दी पावर ए एक्स पर ऑपरेट करे तो रिजल्ट होगा वन अपान एफ ए इंटू ई टू दी पावर ए एक्स। इसका मतलब अगर यह ई टू दी पावर ए एक्स प्लस बी होता तब भी क्या लिखते, वन अपान एफ ए इंटू ई टू दी पावर ए एक्स प्लस बी। अगर इसको बारीकी से समझे तो ये कहने की कोशिश की जा रही है कि जब वन अपान एफ डी ई टू दी पावर ए एक्स पर ऑपरेट करेगा तो ई टू दी पावर ए एक्स या ई टू दी पावर ए एक्स प्लस बी में जो एक्स का कोफिशियंट होगा उसे एफ डी में डी की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो वह बन जाएगा वन अपान एफ ए इंटू ई टू दी पावर ए एक्स हो जाएगा। ओके, तो ये चीज़ हो गया आपका। इसके अंदर पर्टिकुलर इंटीग्रल, इस प्रॉब्लम का इक्वेशन नंबर 1 ये जो आपने लिया एफ डी वाई इक्वल्स क्यू एक्स, और क्यू एक्स की जगह ई टू दी पावर ए एक्स लेंगे, हम पहला केस लेंगे तो पी आई इक्वल्स हो जाएगा वन अपान एफ डी इंटू ई टू दी पावर एक्स, और वन अपान एफ डी इंटू ई टू दी पावर ए एक्स इक्वल्स हो जा रहा है वन अपान एफ ए इंटू ई टू दी पावर ए एक्स हो जाए। लेकिन यह उसी केस में जब एफ ए जीरो नहीं हो। बाई चांस हो सकता है कि ई टू दी पावर ए एक्स में जो एक्स का कोफिशियंट है या ई टू दी पावर ए एक्स प्लस बी में जो एक्स का कोफिशियंट है, जब एफ डी में डी की जगह उसे सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई किया गया तो जो रिजल्टेंट आया एफ ए की जगह जीरो आ गया। तो जीरो आ गया, इसका मतलब अब यह केस जो है वह केस आपका फेल कर गया, और जब केस फेल कर जाएगा तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा। तो कहा अब उसकी बात करते हैं कि इफ़ एफ ए बिकम्स ज़ीरो देन अबव मेथड फेल्स, मतलब तब उस कंडीशन में मेथड पास आउट नहीं करेगा। तब करना क्या होगा, सिंस एट डी इक्वल्स ए, मतलब डी इक्वल्स ए रखने पर, देख लीजिएगा डी इक्वल्स ए रखने पर एफ डी में डी की जगह ए रखने पर एफ ए जीरो हो जा रहा है। इसका तो डी इक्वल्स ए अलजेब्रिक रूल के अनुसार चलें तो डी इक्वल्स ए एफ डी का एक सलूशन हुआ। डी इक्वल्स ए एफ डी में रखने पर एफ ए अगर जीरो आ जा रहा है, इसका तो डी इक्वल्स ए एफ डी का एक रूट हुआ या डी माइनस ए एफ डी का एक फैक्टर हुआ। तो यही लिखा है कि सिंस एट डी इक्वल्स ए एफ ए इज जीरो देयरफॉर डी इक्वल्स ए इज ए रूट, या आप ये कह सकते हैं एंड एफ डी इक्वल्स जीरो आर डी माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ एफ डी। अगर डी माइनस ए एफ डी का एक फैक्टर है तो डी माइनस ए से एफ डी को डिवाइड करेंगे तो कोशेंट भी आएगा, रिमाइंडर भी आएगा। कोशेंट मान लिया फाइव डी आया और रिमाइंडर जीरो हो गया, तो उसका मतलब उस कंडीशन में एफ डी इज इक्वल टू हो जाएगा
डी माइनस ए इंटू फाइव डी। एफ डी इक्वल क्या हो जाएगा, डी माइनस ए इंटू फाइव डी। कैसे लिखा गया वो आपके सामने बोल चुके हैं कि एफ डी को जब डी माइनस ए से डिवाइड करेंगे, चूँकि डी माइनस ए एफ डी का एक फैक्टर है, तो डी माइनस ए से एफ डी को डिवाइड करने पर कोसेंट अगर फाइव डी आ रहा है और रिमाइंडर जीरो आ रहा है, तो हम जानते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू होता है डिवाइजर इंटू कोसेंट। तो डिवाइजर डी माइनस ए है, कोसेंट फाइव डी है, प्लस रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर जीरो है, और ये आपका डिविडेंड हुआ। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट। तो एफ डी इक्वल्स हो गया डी माइनस ए इंटू फाइव डी। और जहाँ पर फाइव डी में डी इक्वल्स ए रखने पर यह जीरो नहीं है, मतलब डी इक्वल्स ए एफ डी का रूट है, लेकिन फाइव ए जीरो नहीं है। का से इट इज इक्वेशन नंबर 1 का। तो अब का देन 1/fd जब e टू दी पावर ax पर ऑपरेट करेगा तो एफ डी इक्वल तो आप कह चुके हैं डी माइनस ए इंटू फाइव डी, तो होगा 1/d माइनस ए इंटू फाइव डी इंटू ई टू दी पावर ax हो गया। तो अब यह हो जाएगा 1/d माइनस ए, और चूँकि d इक्वल्स ए पर फाइव डी जीरो नहीं है तो इसको ले सकते हैं 1/5a इंटू ई टू दी पावर एक्स। फाइव ए है, फाइव ए इंटू ई टू दी पावर एक्स। अब अगर ये हो गया तो कहा कि अब चूंकि 1/d माइनस ए में d ऑपरेटर और ऑपरेटर हमेशा ऑपरेंड पर ऑपरेट करेगा, क्योंकि d का मतलब d बाई डी एक्स है, तो ऑपरेट भी किस पर करेगा, जहाँ पर x होगा। तो 1/5a में कोई भी x नहीं इसका, तो 1/5a x के रिस्पेक्ट में पावरली कांस्टेंट है और इस पर ऑपरेटर ऑपरेट नहीं करेगा, तो 1/5a को हम बाहर लिख दिए। और अब 1/d माइनस ए ई टू दी पावर ax पर ऑपरेट करेगा। तो 1/d माइनस ए जब e टू दी पावर ax पर ऑपरेट करेगा तो रिजल्ट क्या आएगा, e टू दी पावर ax इंटू इंटीग्रल ऑफ e टू दी पावर x इंटू ई टू दी पावर माइनस ax dx। समझा जाए कैसे यह आया, ऐसा ना हो कि ज़बरदस्ती हो जाए। कहा मान लेते हैं कि 1/d माइनस ए को जब हम e टू दी पावर ax पर ऑपरेट करा रहे हैं तो जो रिजल्ट आ रहा है वह z है, मतलब z ही अननोन है और इसी z को हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। कहा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो इसको हम लिख सकते हैं d माइनस ए इंटू जेड इक्वल्स ई टू दी पावर ax लिख सकते हैं। क्योंकि d का मतलब d बाई डी एक्स, तो d जब z पर ऑपरेट करेगा तो ये हो जाएगा dz अपान dx हो जाएगा, माइनस a से z में गुणा करेंगे तो az हो जाएगा। ये हो गया आपका e टू दी पावर ax। अब ये देखेंगे समझेंगे तो ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का लीनियर डिफरेंशियल हो तो सबसे पहले इसका अब हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ई टू दी पावर इंटीग्रल ऑफ पी की जगह होगा माइनस ए विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो कुल मिला के आ जाएगा ई टू दी पावर माइनस ए एक्स आ जाएगा। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया तो सलूशन इसका क्या होगा, तो का सलूशन लिखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल जेड इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू दी पावर माइनस ए एक्स हो गया, इज इक्वल टू होल इंटीग्रल क्यू की जगह क्या है ई टू दी पावर ए एक्स इंटू ई टू दी पावर माइनस ए एक्स विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी लिखते हैं। क्योंकि प्रेजेंट सिचुएशन में जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वह सिर्फ और सिर्फ हम पर्टिकुलर इंटीग्रल के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, और हम यह भी जानते हैं कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जितने आर्डर का होता है उसके सलूशन में उतने ही नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होते हैं। इट मीन्स कि जो हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जब दिए गए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करेंगे तो एज पर रिक्वायरमेंट जितने कांस्टेंट आने चाहिए वो कांस्टेंट आ चुके होंगे, इसलिए हम यहाँ पर नया कांस्टेंट यूज नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज उसे मर्ज करना पड़ेगा तो नहीं लिख रहे हैं। तो अब इसको लिख सकते हैं ई टू दी पावर ए एक्स ई टू दी पावर माइनस ई टू दी पावर जीरो, जीरो का मतलब हो गया 1 इंटू डी एक्स, इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा x। तो हमको तो z चाहिए, तो z इक्वल्स क्या होगा ई टू दी पावर माइनस एक्स को राइट में ले जाएंगे तो आ जाएगा x इंटू ई टू दी पावर ए एक्स। इसका मतलब कुल मिला के जो आपको रिजल्ट मिल रहा है वह रिजल्ट क्या मिल रहा है कि 1/d माइनस ए जब ई टू दी पावर ए एक्स पर ऑपरेट कर रहा है तो z आ रहा है, z इक्वल्स क्या मिल रहा है x इंटू ई टू दी पावर ए एक्स मिल रहा है। तो
तो अब ये समझ में आ जाना चाहिए जो रिजल्ट हमने यहाँ डायरेक्ट लिखा था वो रिजल्ट आया कैसे होगा कि 1/d माइनस ए जब e टू दी पावर एक्स पर ऑपरेट किया तो e टू दी पावर एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ e टू दी पावर एक्स इंटू e टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स कैसे आया, इसके बारे में डिस्कशन हम लोग यहाँ पर कर चुके हैं, यहाँ पे कर चुके हैं, इट हैज़ बीन डिस्कस्ड। तो चलो भाई अब ये तो पता हो गया। अब ये तो सिंप्लीफाई किया तो फाइनली क्या आ गया 1/5a इंटू ई टू दी पावर ए एक्स इंटू एक्स आ गया। तो या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x इंटू 1/5a इंटू ई टू दी पावर एक्स, लेकिन यह हो गया 1/fd। जब e टू दी पावर एक्स पर ऑपरेट करेगा तो जो रिजल्ट हो गया x इंटू 1/5a इंटू ई टू दी पावर एक्स हो गया। से इट इज इक्वेशन नंबर 2। लेकिन जो इक्वेशन नंबर 1 है एफ डी इक्वल्स डी माइनस ए इंटू फाई डी का एक काम करते हैं, इसको d के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें। तो जब d के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो पहले आउटर का करेंगे फिर इनर का करेंगे। तो x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 होता है, ये हम सबको पता है। तो पहले आउटर का करेंगे तो f का करेंगे तो f डैश d हो जाएगा, और फिर इनर फंक्शन d का d के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ डिफ्रेंशिएशन करने के लिए क्योंकि पहले ब्रैकेट में भी d है दूसरे ब्रैकेट में भी d है, तो इसका मतलब हम यहाँ डिफ्रेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड d माइनस ए इंटू फाई डैश डी, फिर सेकंड फंक्शन फाई डी इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू डी 1 हो जाएगा। तो यही यहाँ पे किया गया का डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू डी वी गेट मिलेगा क्या एफ डैश डी इक्वल्स डी माइनस ए इंटू फाई डैश डी प्लस फाई डी। फर्स्ट और सेकंड मान के डिफ्रेंशिएट कर दिया, लेकिन जब इसमें d की जगह a रखेंगे, कह दिया पुटिंग d इज इक्वल टू a, तो d की जगह a रखेंगे तो हो जाएगा f डैश a। यहाँ d की जगह a रखेंगे a माइनस a 0 हो जाएगा, तो ये पूरा ही टर्म समाप्त हो गया। और यहाँ d की जगह a रखेंगे तो फाई a आ गया, तो f डैश a इक्वल्स फाई a आ गया। ओके का तो अगर f डैश a इक्वल्स फाई a, इसका मतलब फाई a इक्वल्स इन पर्टिकुलर फाई a इक्वल्स क्या हो गया f डैश a हो गया। तो इस फाई ए की जगह अब हम क्या रखने जा रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 में एफ डैश ए रखने जा रहे हैं। हेंस फ्रॉम 2 वी गेट 1/fd ई टू दी पावर ए एक्स इक्वल्स x इंटू 1/f डैश ए इंटू ई टू दी पावर ए एक्स, प्रोवाइडेड यह भी शर्त यहाँ लगी हुई है कि ऐसा ना हो कि एफ डैश ए क्या हो जाए 0। इसका मतलब हुआ कि 1/fd जब ई टू दी पावर ए एक्स पर ऑपरेट किया और x के कोफिशिएंट a को जब fd में प्रत्येक d की जगह सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई किया गया और fa 0 आ गया, तो कहा उस केस ऑफ फेल्योर के कंडीशन में इस फ्रैक्शन में 1/fd में हम x से प्री मल्टीप्लाई कर देंगे। प्री मल्टीप्लाई सर पे मत रख दीजिएगा, x से प्री मल्टीप्लाई कर देंगे और fd को एक बार d के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो आ जाएगा f डैश डी। अब जो f डैश डी आएगा उसमें e टू दी पावर ए एक्स में जो x का कोफिशिएंट है उसे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हो गया x इंटू 1/f डैश ए इंटू ई टू दी पावर ए एक्स। अब जब आपने ऐसा किया कि e टू दी पावर ए एक्स में x के कोफिशिएंट को f डैश डी में जितने भी d आए थे सब जगह सब्स्टिट्यूट करके उसे आपने सिंप्लीफाई किया, तो फिर दो पॉसिबिलिटी आएगी, या तो f डैश ए 0 नहीं होगा और या तो f डैश ए 0 हो जाएगा। अगर f डैश ए 0 नहीं हुआ तो यही पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा, लेकिन अगर फिर 0 हो गया तो का फर्दर अनदर केस ऑफ फेल्योर का अगर f डैश ए 0 हो गया तो का तो उसी प्रोसेस सेम प्रोसेस से 1/fd को जब e टू दी पावर एक्स पे ऑपरेट कराएंगे तो आएगा x स्क्वायर इंटू एफ डबल डैश ए इंटू ई टू दी पावर ए एक्स। मतलब ये निकल रहा है कि अगर f डैश ए 0 आ रहा है तो इस फ्रैक्शन में फिर x से प्री मल्टीप्लाई करो, तो x से पहले मल्टीप्लाई किया था और x से फिर मल्टीप्लाई कर लिया तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और fd को 2 बार d के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो तो f डबल डैश डी आएगा। अब f डबल डैश डी में जितने भी d बचे होंगे उसमें e टू दी पावर ए एक्स के कोफिशिएंट को सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करने पर अगर f डबल डैश ए 0 नहीं आया तो यही पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि f डबल डैश से पुनः 0 आ जाए। अगर f डबल डैश पुनः 0 आ जाएगा फिर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा।
अब एफ डी को 3 बार डी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और एफ ट्रिपल डैश डी में जितने भी डी आएंगे उनकी जगह ई टू दी पावर एक्स में जो एक्स का कोफिशिएंट होगा उसे सब्स्टिट्यूट कर, मतलब यही प्रोसेस एंड सो ऑन तब तक जारी रखेंगे जब तक कि डिनोमिनेटर 0 ना आ जाए। अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं का सॉल्व, या ये लिख दिया सॉल्व 4d² प्लस 4d माइनस 3 ऑपरेटेड ऑन y इक्वल्स e टू द पावर 2x। ये आपके सामने लिख दिया। का इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। तो आप देखेंगे d² का कोफिशिएंट 4 है, d का कोफिशिएंट 4 है, -3 है, तो 4 4 -3 ये सब क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो कोई बात नहीं। और सॉल्व क्या करना, सिर्फ का इसको कहा फाइंड, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। अगर पूरा सॉल्व करने के बाद तो वो भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिलहाल पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात करें तो पी आई इज इक्वल टू क्या होगा, जो आप लिखते हैं 1/FD। FD की जगह क्या हो गया 4d² प्लस 4d माइनस 3 ऑपरेटेड ऑन e टू द पावर 2x। ये लिख दिया प्रोसेस 1/FD ऑपरेटेड ऑन QX। QX की जगह क्या है e टू द पावर 2x। और कहा गया, समझाया गया कि e टू द पावर 2x में जो x का कोफिशिएंट है उसे प्रत्येक d की जगह पहला काम रखेंगे, तो जाएगा 4 इंटू डी की जगह 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू 2 -3 इंटू ई टू दी पावर 2x। मैंने पुट किया है d इज इक्वल टू 2, ये समझने के लिए आपके लिख दिया। अब 2 का वर्ग इतना तो आप जान रहे हैं 4 होगा, 4 में 4 से गुणा करेंगे तो 16 आ जाएगा, तो 1/16 -8 -3 इंटू ई टू दी पावर 2x। माइनस नहीं, ये प्लस है, ये भी प्लस कर दिया, तो 16 और 8 24 हो गया। 24 में से 3 का 24 में से 3 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 21 इंटू ई टू दी पावर 2x। अब जो एफ ए की जगह आया वह नॉन जीरो है, तो यही दिए गए प्रॉब्लम का क्या बन गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल बन गया। ओके, अब जरा सा थोड़ा सा केस और देख लेते हैं, एक और पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात कर लेते हैं। हमको पूरी सॉल्यूशन की बात करते हैं, चलिए पूरी सॉल्यूशन के साथ बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल का फाइंड सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम ले लिया डी, ये प्रॉब्लम लिया आपका d-2 का होल क्यूब ऑपरेटेड ऑन y इज इक्वल टू 7 e टू दी पावर 2x ले लिया। ये भी प्रॉब्लम देखिए लग रहा है एफ डी वाई इज इक्वल टू QX, और QX की जगह 7 e टू दी पावर 2x, सेम फॉर्मेट में है। तो जब इस प्रॉब्लम के सलूशन पर आएंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन का ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, फुल प्रॉब्लम की बात सलूशन की बात कर रहे हैं, पहले लेफ्ट पार्ट का सलूशन फिर राइट पार्ट। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, m-2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 0। m-2 का होल क्यूब मतलब m-2 थ्राइस टाइम, तो मन कहे ऐसे लिख दो, और मन कहे आपकी इच्छा कि m-2 इक्वल 0 थ्राइस टाइम लिख लो, आपके समझने के ऊपर है। आपका ब्रेन और तेज है तो सीधे लिख सकते हैं m इक्वल 2, 2, इस तरीके से थ्राइस टाइम हो। क्योंकि थर्ड डिग्री का इक्वेशन तो 3 रूट्स आने ही आने थे, 3 रूट्स आपको मिल गए हैं। अब जब ये सारी चीज़ें आपको मिल गई हैं तो देखेंगे 3 रूट्स जो मिले हुए हैं सबके सब वास्तविक हैं, रियल हैं, इमेजिनरी तो है नहीं, और रियल होने के साथ साथ इक्वल हैं। तो आपको बताया गया था अगर रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखेंगे वो आपको याद होना चाहिए। C1 + C2x + C3x², ये आपको बताया गया था। इंटू क्या लिखेंगे, e टू दी पावर 2x। ये आपका पहला पार्ट हो गया, कंप्लीट लेफ्ट पार्ट का सलूशन मिल गया। अब राइट पार्ट का सलूशन पाने के लिए, पर्टिकुलर इंटीग्रल पाने के लिए हम लोग लिखते हैं 1/FD। FD क्या हो गया, d-2 का होल क्यूब ऑपरेटेड ऑन QX, और QX की जगह लिखा हुआ 7 e टू दी पावर 2x, ये लिख दिया। 7 कांस्टेंट है तो इसको ऐसे बाहर लिख लिया।
अब हो जाएगा 1/d-2 का होल क्यूब इंटू e⁻²x। रूल क्या है आपको पता है कि e⁻ax में जो x का कोफिशिएंट होगा उसे d की जगह रखेंगे। तो d की जगह जब रखेंगे तो यह हो जाएगा 1/2 का होल क्यूब इंटू e⁻²x। ये 0 हो जाएगा और 0 होते ही हम क्या कहते हैं, केस फेल्ड। ये आपको समझना था। जो ही x के कोफिशिएंट को d की जगह रखा गया तो 2 - 2 0 हो जाएगा, इसका मतलब डिनोमिनेटर 0 हो गया। और जब केस फेल होगा तो आपसे क्या कहा गया था कि 1/fd में x से प्री मल्टीप्लाई करेंगे। चलो भाई कर दिया। और डिनोमिनेटर को एक बार d के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो पहले आउटर का डिफ्रेंशिएशन लेंगे तो हो जाएगा 3 × d-2 का होल स्क्वायर। इनर का करेंगे d-2 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 ही आएगा और ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा e⁻²x। अब x के कोफिशिएंट को फिर रखेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा 7x, 3 को बाहर ले लें 7/3x इंटू 1/d की जगह क्या रखेंगे 2, तो 2 - 2 का होल स्क्वायर हो गया इंटू e⁻²x। फिर क्या आने लगा 0, तो फिर हम कहेंगे केस फेल्ड। फिर केस फेल हो गया। फिर केस फेल हो गया तो क्या करेंगे, x से इस फ्रैक्शन में x से प्री मल्टीप्लाई करेंगे। तो x पहले से x से एक बार और प्री मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 7/3 × x²। और डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 2 × d-2 × e⁻²x। इतना आ गया। फिर देखेंगे x के कोफिशिएंट को जो d की जगह रखेंगे फिर केस क्या हो जाएगा, फेल कर जाएगा। यहाँ भी क्या करेगा, केस फेल करेगा। केस फेल करेगा तो फिर क्या करेंगे, फिर x से प्री मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब ये हो जाएगा आपका, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 7/3 × x³ इंटू 1/, x से मल्टीप्लाई कर दे तो x³ हो गया। ये 1/2 ये तो रहेगा ही रहेगा 1/2। और d-2 है, d-2 को d के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। तो हो जाएगा इंटू 1 × e⁻²x। इतना आ गया। कुल मिला के ये हो जाएगा, अब तो नॉन जीरो आ रहा है तो कुल मिला के हो जाएगा 7/6 x³ इंटू e⁻²x। और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 का हैंस। अब आप कह सकते हैं हैंस कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज, कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा दिए गए प्रॉब्लम का y इज इक्वल टू हो जाएगा CF प्लस PI कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। और CF क्या होगा वो आप निकाल चुके हैं। CF ऑलरेडी कह चुके हैं इक्वेशन नंबर 1 में, C1 + C2x + C3x² इंटू e⁻²x। तो लिख दिया C1 + C2x + C3x² इंटू e⁻²x प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आया है वो भी आप निकाल चुके हैं इक्वेशन नंबर 2 से। तो हो जाएगा 7/6 x³ इंटू e⁻²x। कहाँ से आया, बाई 1 और 2, और यही दिए गए प्रॉब्लम का क्या हो गया, कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। ओके। अब ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको बुक में मिलेंगे जिनको आप इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल आपको दे दिएगा, मैं खाली एग्जाम्पल दे रहा हूँ, डिस्कस आप करेंगे। एक एग्जाम्पल नंबर 3 ले लिया का सॉल्व, एक क्वेश्चन ले लिया का d3y/dx³ प्लस y इज इक्वल टू 3 + 6 e⁻x। थोड़ा सा इसको इसलिए लिखा ताकि आप थोड़ा सा समझ लें, बस थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं, हिंट के बतौर इसको लिख रहे हैं जाकि आपको ये क्लियर है। पहले d/dx की जगह हम कैपिटल E लिखते हैं तो ये हो जाएगा d³ + 1, दोनों ही जगहों पे y है, इसको y लिख दिया, तो लिख दिया 3 + 6 इंटू e⁻x। ऑक्सिलरी इक्वेशन आप आसानी से लिख सकते हैं, d की जगह 1 रखेंगे, y की जगह 1 रखेंगे और राइट हैंड साइड को 0 करेंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन आपका बन जाएगा m³ + 1 = 0। अब यहाँ से m क्या होगा,
अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला याद है तो आसानी से रूट्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा, पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट करेंगे वो भी आपके सामने एक प्रॉब्लम है। तो लिखा 1/d क्यूब प्लस 1, तो लिख ही देंगे 1/fd। ऑपरेटेड ऑन क्या है, 3 + 6 × e⁻x है। सेपरेट करेंगे तो इसको लिख सकेंगे 1/d क्यूब प्लस 1 × e⁻0x, ये आ गया आपका। फिर प्लस 6 × 1/d क्यूब प्लस 1 × e⁻x, इतना आ गया। अब देखिएगा 3 था, यहाँ e⁻x नहीं था, e⁻0x लिख दिया, और हम जानते हैं कि e⁻0x = होता है 1। अब x का कोफिशिएंट 0 है, मतलब a की जगह 0, तो d की जगह क्या रख देंगे 0। यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है तो d की जगह क्या रख देंगे 1। अब आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, मेरे समझ से अब कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की जब हम लोग बात करेंगे तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, अगर qx की जगह sin ax आ जाए, या qx की जगह cos ax आ जाए, या qx की जगह sin ax प्लस b हो जाए, या qx की जगह cos ax प्लस b हो जाए। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सिर्फ 2 फंक्शन की हम लोग बात करेंगे कि या तो sin ax हो या तो cos ax हो, तो किस तरीके से हम पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे, इसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।